नमस्कार। आज की जो चर्चा का विषय है वो ग्रामीण सामाजिक संरचना है, और जो कि हमारे मास्टर्स प्रोग्राम और पीजीडीआरडी प्रोग्राम और सीआरडी प्रोग्राम के रूरल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ के कोर्स का एक हिस्सा है। ग्रामीण सामाजिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो इसके मुख्य अवयव क्या क्या हैं, उनके बारे में हमें बात करनी होगी। और ग्रामीण सामाजिक जो ढांचा है वो किन किन तत्वों से बना है, किन किन आधारों से संपुष्ट है, उसकी बात करनी होगी। तो आज इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्रामीण विकास विभाग से आचार्य अरविंदो महतो जी और सहायक आचार्य डॉक्टर बलकार सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, और मैं बूटा सिंह। भारतीय समाज और संस्कृति की जब हम बात करें तो उसमें ग्रामीण जो समाज है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण जो सामाजिक संरचना है उसका महत्वपूर्ण योगदान है, या हम यूँ कहें कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय समाज है, उसमें जो ग्रामीण सामाजिक संरचना के तत्व आपको निहित हैं और देखने को मिलती हैं, उनमें हम ये कह सकते हैं प्रधानता है, उनकी प्रधानता है। व्यवहार में, जीवन में वो सब देखने को मिलते हैं। ग्रामीण सामाजिक संरचना में आप देखते हैं कि ना परिवार व्यवस्था है, नातेदारी व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जजमानी व्यवस्था भी इसका एक हिस्सा है, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं समुदाय की बात भी यहाँ पे है, चौपाल है। इन सब की चर्चा भी आज हम करेंगे। तो इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसका क्या आधार है, उसके बारे में प्रोफेसर अरविंदो महतो जी हमें थोड़ा सा बताएंगे जी। जब हम रूरल सोशल स्ट्रक्चर जो ग्रामीण की बात करते हैं तो इसमें चार अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में आते हैं। पहला इसमें है कास्ट, जो जाति है वो एक आता है। एक जियोग्राफिकल लोकेशन, ये गांव का स्ट्रक्चर जो होगा कितना दूर होगा, शहर से कितना दूर होगा, कैसे लोकेशन में होगा, उसके गांव के रास्ते कैसे होंगे, ये एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय है। तीसरा विषय इसमें है फैमिली, एक परिवार कैसा होगा, उस परिवार में कितने तरह के कंपोनेंट्स रहेंगे। जैसे आज के दिन में हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है, बट गांव के स्ट्रक्चर में हम ज्यादातर जॉइंट फैमिली और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। और चौथी एक है सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, गांव की एक जातिगत स्ट्रक्चरल एक पॉलिटिकल व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, जिसको हम लोगों ने नया रूप में अभी के रूप में पंचायती सिस्टम के रूप में देख रहे हैं। ब्रिटिश जमाने में जो जमींदारी सिस्टम के रूप में आया, उससे पहले जो जातिगत सामाजिक व्यवस्था था इस रूप में था। तो इसकी चार पहलू को हम मूल रूप से देख सकते हैं, जिसमें जाति, कास्ट, उसमें फैमिली, उसमें द विलेज का जियोग्राफिकल लोकेशन, और चौथा विषय है इसके सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और इसमें एक पांचवा विषय जो पहले इस चारों विषय का पार्ट होता था, लेकिन वर्तमान समय के अवधारणा में एक नया रूप आया है, वो है इकोनॉमी। तो हम मूल रूप से वी कैन से देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। नाउ इसकी पहली कंपोनेंट में अगर बात करेंगे तो इसकी कास्ट सिस्टम पे अगर बात करेंगे तो देखेंगे हमारे जनरली कास्ट सिस्टम में मेजरली 4 तरह का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह में समाज का डिवाइडेशन है। और इसके अंदर फिर अलग अलग सब कास्ट टाइप के स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा जैसे दूसरे रिलीजियंस में भी कास्ट के स्ट्रक्चर है, जैसे मुस्लिम के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सिया, सुन्नी और अदर वेरिएशंस देखेंगे। ऐसे ही क्रिश्चियन में देयर आर वेरियस, बट देयर आर वेरी फ्यू। अगर भारतीय समाज और भारतीय सोशल रूरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं। और इसमें एक जॉब रोल डिफाइन है, जिसमें कहा गया है कि पढ़ने लिखने का काम जो है वो ब्राह्मण समाज जनरली करता है। क्षत्रिय समाज जो है वो हमारे रक्षा, सुरक्षा और देश की रक्षा ये काम करता है। वैश्य समाज जो है प्रोडक्शन सेंट्रिक है, जो हमारे एग्रीकल्चर, क्रॉप हो,
एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इस काम को जो लीड करता है वो वैश्य समाज है। और शूद्र समाज है जो ये सारे काम के लिए जो सर्विस देने का काम होता है उस काम को करता है। और इसमें दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो रूप से आता है वो है संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। अगर संस्कृताइजेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली है कि वन क्लास टू मूवमेंट टू अदर क्लास। जैसे अगर कोई क्षत्रिय समाज से है, अगर ब्राह्मण समाज से कोई आचरण देखते हुए सीखता है या उसके संस्पर्श में आते हुए सीखता है तो दैट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। जैसे पढ़ने लिखने का काम अगर क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज भी सीख लेता है, पूजा अर्चना करने का काम सीख लेता है, तो दैट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। और भारतीय संस्कृति में ये प्रावधान हमेशा से रहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में संस्कृताइजेशन का प्रोसेस रहा, जिसको पहली बार आइडेंटिफाइड किए थे एम श्रीनिवासन ने। दूसरा इसका पहलू है वेस्टर्नाइजेशन, जिसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को देख के, इंडिया के वेस्ट में रहने वाले कंट्रीज, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज को देख के जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन। जैसे म्यूजिक सिस्टम चेंज हो जाना, अलग तरह के फैमिली रिलेशनशिप बन जाना, दिस आर कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में जब हम आगे मूव करते हैं तो इससे इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इससे इकोनॉमी का रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ इंटर डिपेंडेंस होते हैं। जैसे जो लोहे का काम करता है गांव में, द पीपल दोज आर डूइंग द आयरन स्मिथ मैन और like that goldsmith men or other hard work activities, they exchange the crop their product with the farmer। एग्रीकल्चर का जो काम करता है उनसे वो क्रॉप का काम है। ऐसे ही जो बाल काटते हैं बार्बर, उनका एक व्यवस्था है। तो ये जजमानी सिस्टम जिसके बारे में डॉक्टर बूटा सिंह अभी बात कर रहे थे, तो भारतीय व्यवस्था में पहले नहीं दिखती थी, आज के समय में उसका आइडेंटिफाई हुआ। लेकिन इकोनॉमी हमारे समाज के पूरे स्तर तक जुड़ा हुआ था, जिसमें हर स्तर से इसका एक रिलेशनशिप होता था। दूसरा बात हमने किया जियोग्राफिकल लोकेशन की। जो गांव का स्ट्रक्चर है वो आइसोलेटेड प्रोसेस में होते हैं, आइसोलेटेड एक जगह में जनरली बनते हैं। मेन रोड जो सड़क है उससे एक इंटरकनेक्टेड छोटी रास्ता के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। जनरली गांव में कम्युनिटीज का हैमलेट्स बने होते हैं। एक गांव में 2-3 कम्युनिटीज के हैमलेट्स बने होते हैं, जहां एक तरफ एक कम्युनिटी के लोग अपना स्ट्रक्चर के साथ रहते हैं, फिर एग्रीकल्चर फील्ड होता है, उसके बाद दूसरे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ऐसे गांव के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट कम्युनिटीज का एक लोकेशन वाइज स्ट्रक्चर्स भी बने हुए थे। यही चीज अगर हम देखें कि चाइना का अगर बात करें, कंपैरिजन के लिए अगर बात करें, तो वहां पे फैमिली किनशिप के ऊपर डिपेंड होता है ये हैमलेट्स। एक फैमिली के किनशिप चलता है, कौन है माओ फैमिली से, कौन है चियांग फैमिली से, लाइक दैट फैमिली किनशिप चलता है। और हमारे यहाँ चलता है कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस। तो बहुत सारे रिसर्चर ये भी कहते हैं कि इंडियन सिस्टम में भी एक्चुअली ये फैमिली सिस्टम ही था। इसीलिए कहा जाता है कि सप्त ऋषि से ये विभिन्न गोत्र बने, और ये ऋषियों के फैमिली थे जिन्होंने बाद में जाके डिफरेंट कम्युनिटीज में कन्वर्ट हो गए। और चाइना उस एंगल में थोड़ा सा उतना पुराना नहीं है जितना भारतीय ट्रेडिशंस और भारतीय हेरिटेज है ऋषि के जमाने से। इसीलिए वहां पे अभी भी फैमिली के रूप में कम्युनिटीज एंड हैमलेट्स दिखते हैं। सो देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑफ रिसर्च इस पे चलता रहता है कि व्हाट आर द फैमिली स्ट्रक्चर्स कैसे हो। थर्ड कंपोनेंट इसमें जो हमने बात किया कि सोशियो पॉलिटिकल बातें हैं। नाउ सोशियो पॉलिटिकल में हम देखते हैं जातिगत समाजपति, जहां कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर गांव के ही लोग मेंटेन करते हैं उनके कम्युनिटी हेडशिप के द्वारा। तो कम्युनिटी के हेडमैन होते हैं, वो उसमें 4-5 लोग और वरिष्ठ लोग उसमें मिले होते हैं। इसको पंच के नाम से भी जाना जाता है।
तो दे डिसाइड कि व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाट इज लॉफुल अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम थाउजेंड्स और मोर देन ईयर्स, व्हाट एवर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होंगे। नंबरदार भी है, प्रधान भी है, हाँ, प्रधान भी हो सकता है, कहीं हाँ, कहीं चौधरी है, कहीं दूसरे कम्युनिटी, हाँ, भी है, सरदार भी, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ज्यादातर यही देखा गया है कि ये सारे दोस आर द कम्युनिटी हेडमैन। तो कम्युनिटी हेडमैन के थ्रू इसका जब हम लोग देखते हैं समाज में प्रभाव, तो ये ना वहां पे कोई पुलिसिंग व्यवस्था का जरूरत पड़ता है, ना कोई सामाजिक सिक्योरिटी नेट की जरूरत पड़ता है। पूरा सामाजिक सिक्योरिटी नेट से लेके इंटर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंटर रिलेटेड एजुकेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटर रिलेटेड द प्रोसेस ऑफ हैप्पीनेस। In one line we can say that informal social control, informal social management, अनौपचारिक दृष्टि से। I am not concerned or agreed on the informal. It was basically the formal structure, Formal, okay. which was persist in our country and from 1,000 years. It is the Western view which has not seen it as a formal. ठीक। They have not recognized it as a formal. They thought it's a informal structure. But when every rule is defined, maybe not in a written form, documentation नहीं है, but not in a written form, but it is from the heritage of the people community wise, the distinguished features. So I cannot say it's a informal, because if you see in Indian circumstance where Vedas were not written initial stage, it was known as Shruti. So, but later on it has came on a written form. The many more things. Gita was verbally given the ज्ञान by समृद्ध मौखिक परंपरा। Yes, that was the structure, but you cannot say it's a informal. That was the basically established formal structure of our rural India and as well all our country, because now we can say we are the 70% in the rural part, or 60 to 70%, but absolutely more than 90%. 50 years back also more than people, 90% people were staying in the rural area. So India basically, that's why Mahatma Gandhi said, if India का जो आत्मा है वो गांव में बसता है. If you want to know India, then you have to understand the village. So I a little bit divert on this topic, but again I persist on this कि the caste, the socio-political, the geographical location, and these are the important features of a society, and this forms the structure. And it has many other various options, the kinship, the marriage, the heritage, the patriarchal, the matriarchal, the other and other many more structures which has consist on the structural system. But we can say this is the overall periphery of our social structure. जी, yeah. तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि जैसे कि अभी तक ये माना जाता है कि भी जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है उसमें जो सामाजिक नियंत्रण की बात है, सोशल कंट्रोल की बात है, वो एक इनफॉर्मल हम बताया जाता है क्योंकि उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर हम उनको देखेंगे, उन संस्थाओं को देखेंगे और समाज के ताने बाने को देखेंगे, तो जैसा कि प्रोफेसर महतो जी ने बताया कि उसमें कहीं भी अनौपचारिकता की बात नहीं है। वहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर्ड है, एक पूरी फॉर्मल व्यवस्था है। हाँ, उसका एक हम ये कह सकते हैं कि उसको लिखा नहीं गया है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, इसलिए थोड़ा सा लगता है, लेकिन उसकी एक व्यवस्था है, तो वो एक अलग दृष्टि देता है। इसके साथ साथ आपने उसका आर्थिक आयाम, सामाजिक संरचना का बताया, और उसके साथ साथ जो जातिगत संस्था कैसे भारतीय ग्रामीण परिवेश में दिखाई देती है, उसके पीछे क्या क्या आधार हैं, क्या क्या प्रकारें हैं, उसके फंक्शनलिटी, उसके बारे में आपने बताया। डॉक्टर बलकार सिंह जी, जो हमारी व्यवस्था है उसमें क्या नई चीजें देखने को मिलती हैं अभी ग्रामीण सामाजिक संरचना में? प्रोफेसर अरविंदो महतो जी ने काफी विस्तार से बताया है बूटा जी। तो जो नई व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे ग्रामीण समाज संरचना की बात करते हैं, यदि हम देखेंगे उसका प्रभाव छोटे शहरों में भी है। आज बहुत से कस्टम ऐसे हैं कि जो किसी कारण से ग्रामीण जो लोग शहर में प्रवास करके आज भी उन चीजों को बनाए हुए हैं। बहुत से ऐसे हैं
छोटे शहरों में भी, जिसको जैसे किसी विशेष अवसर पर गांव में जाते हैं, मेले लगते हैं, त्योहार होते हैं, तो ये परंपरा गांव से चली थी। जैसे त्योहार आमतौर पर गांव में ज्यादातर मनाए जाते रहे हैं, बड़े स्तर पर मनाते हैं, हर परिवार मनाते त्योहार को। तो ये कस्टम जाते जाते छोटे शहरों से आज भी जो लोग विशेष अवसर पर, जैसे अब हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन का, लगा लीजिए त्योहार, तीज का त्योहार है, इस तरह के बहुत से त्योहार है कि वो आदमी शहर में रहते हुए अपने गांव को छोड़ना पसंद करता है, जाना पसंद करता है, परिवार के साथ चलता है। बदलाव सिर्फ इतना है कि पहले वस्तु में जजमानी प्रथा की बात की है। जजमानी प्रथा में दो लोग थे, एक सेवा देने वाला, एक सेवा लेने वाला। तो सेवा लेता था वो जजमान होता था देने वाले का। जैसे कोई बढ़ई काम करता लकड़ी का, और लोहार लोहे का काम करता है, सुनार सोने का काम करता है, नाई बाल काटता है, तो जिसके काम करता था उसका वो जजमान कहलाता था। तो ये एक आपस में परस्पर आत्मनिर्भर था। ये जो जुड़ाव भी था और लगाव भी था। ये लगाव भौतिक भी था, आध्यात्मिक भी था और सांस्कृतिक भी था। इसमें क्या है कि ईमानदारी से उसको 6 महीने में जब फसल कटती थी किसान की, आमतौर पर ये जुड़ाव ज्यादा किसान के साथ था। और किसान की जब फसल कटती थी, जो वे लोग जिस तरह का वो काम करते थे उसी तरह का हिस्सा ले जाते थे। ये एक बहुत बड़ा संबंधों का जाल था। ये कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय के बारे में बात करें तो मन में ख्याल आता है कि ग्रामीण समुदाय बहुत पिछड़े हैं, शिक्षित लोग नहीं है, जबकि देखा जाए बहुत समृद्ध एक उनका परिवेश था। जो ग्रामीण समुदाय बहुत समृद्ध एक तरह से कह सकते संरचना थी। समय के साथ साथ क्या है कि हम नई चीजों को, जैसे प्रोफेसर महतो ने बताया, पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण नई चीजें में अच्छी लगने लगी, उनकी तरफ देखने लगे, व्यवहार करने लगे और अपनी चीजों में गौण लगने लगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये देखा जाए संयुक्त परिवार है, आज महसूस होता है कि संयुक्त परिवार का कितना महत्व है। छोटे बच्चे हैं, पति पत्नी जॉब करते थे, छोटे बच्चों किसके पास आए के पास छोड़ते हैं। जबकि देखने में आता है कि जो यदि हम चर्चा करें इसे थोड़ा सा हटके, यदि कोई प्रोफेसर पति पत्नी है तो उनका बच्चा यदि छोटा है तो आया 7वीं 8वीं क्लास पास होगी, 10वीं पास होगी, तो उसी लेवल पर सिखाएगी जो कि प्रोफेसर चाहता है मेरे बच्चे को हाई लेवल पर सिखा जाए। क्योंकि माता पिता ऐसे थे, वो लेवल नहीं देखते थे, क्योंकि बच्चे की पूरा जीवन साथ गुजारे हैं, उनके माता पिता बारे में बताते थे, उनके पूरी जो संस्कृतिकरण उसके बारे में सिखाते थे। एक तरह से जो पहला स्कूल होता है बच्चे का, सामाजिक स्कूल, वो माता पिता से था। तो ये समर्थ थी, गांव की एक तरह से संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। आज महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन महसूस सबको होता है कि परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं, माता पिता ना रहे फिर भी जो बड़े लोग दूर रहते हैं किसी कारण से, नौकरी कारण है, बिजनेस के कारण है, व्यापारी कारण, वे समय निकाल के बच्चों को माता पिता के पास आज भी लेके जाते हैं, दादा दादी कहानी सुनाएंगे, बताएंगे। मैं कहने का मतलब जो ढांचा था बदलाव आया है, लेकिन पूरी तरह से उसे छूटा नहीं है। महसूस ताज भी है कि जो गांव की समर्थ परंपरा थी, कस्टम थे, रीति रिवाज थे, त्योहार थे, वे जुड़ाव आज भी है। जैसे प्रोफेसर महतो जी ने बात की थी कि ये देखा जाए गांव में जो सत्ता थी, सत्ता एक तरह से थी कि कई जगह संख्या बल के आधार पर थी, कहीं आर्थिक जिसका नियंत्रण था उनके पास थी, कहीं जो राजनीतिक रूप से मजबूत उनके पास थी, कई आज पढ़े लिखे थे, पैसे प्रभाव थे उसके पास थी। गांव में वही पैटर्न आज भी है। पंचायत का थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन वही परंपरा रही है। लेकिन जो पहले सत्ता का जो नियंत्रण था, तो कह सकते थे कि गांव के अंदर जैसे पंच परमेश्वर हम पढ़ते रहते हैं, 5 आदमी फैसला करेंगे, उसको सारे गांव को मान्यता और सर्वसम्मति होती थी। और उसमें सबसे जो खास बात थी, जो विशेष बात थी, जो महसूस कर रहे हैं, समाधान होता था। आधुनिक न्याय व्यवस्था में कह सकते हैं अंग्रेजों की काल से ज्यादा हुई है। इसमें क्या है कि न्याय शब्द होता है, न्याय में क्या होता है कि दंड दिया जा सकता है, पीड़ित को कुछ नहीं मिलता। समाधान में दोनों पक्षों को मिलता है। समाधान करोगे, पर समाधान होते जिसका नुकसान हुआ उसको नुकसान की भरपाई हो, और जिसने नुकसान किया उसको दंड मिले। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले एक सामान्य व्यवस्था थी जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट होते थे, और एक उत्कृष्ट व्यवस्था थी लड़ाई झगड़ों का या अपराध रोकने का, या किसी आदमी को भी किसी तरह का मतलब नियंत्रण करने का। और प्रोफेसर महतो जी ने 3-4 बातें और बहुत सी बताई थी जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था कायम आज भी है गांव में, ठीक है। गांव में एक सिस्टम से जाति व्यवस्था थी, उससे पूरा समाज चलता था। जाति व्यवस्था थी बुरी उसको नहीं कह सकते, क्योंकि उससे समाज चलता था, सबके काम बटे हुए थे। वो पहले से बच्चा परंपरागत रूप से अपने बाल्यकाल से उस काम को परंपरागत सीख जाता था। समय के साथ हमने क्या किया, जो परंपरागत काम थे उसको हमने किसी कारण से सुरक्षित नहीं करके, सरकार उनको बढ़ावा दे सका,
उन्हें आगे ले सके। उन्हें बेरोजगारी कारण जाति व्यवस्था का जो साथ साथ जो काम थे, जो बढ़ई का काम करते थे, जो कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे या चिनाई का काम करते थे, मकान बनाते थे, वो क्यों टूट गया? क्योंकि उनको संरक्षित नहीं मिला, प्रॉपर रोजगार नहीं मिला, नहीं व्यवस्था। हालांकि आज भी ऐसे देखते हैं, यदि कम पढ़े लिखे हैं उस परिवार का जो है, जो वंश है, जो लड़का लड़की वही काम अपनाता है। आज भी अधिकतर काम देखोगे कि नाई के परिवार के लोग ज्यादा करेंगे, बढ़ई के लोग बड़े कुशल करेंगे। एक शकील की बात करते हो, बहुत शानदार शकील था। आप देखो जितने पुराने भी भवन है और जितने भी हमारे कैसे वास्तुकला के नमूने, खासकर विशेषकर जो बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं या किसी जैसे संग्रहालय बनी, उसमें आप देखोगे आज हम देखते इतनी बढ़िया नक्काशी होती है। तो जैसे कहते हैं कि ये बंगाल में अपने ढाका की जब भारत एक था, ढाका की थी, मलमल में इतनी नक्काशी थी, बंगाल में नक्काशी थी। तो हम देखते हैं कि बहुत सी गुफाएं ऐसी है, पर्यटन स्थल ऐसे हैं कि सुंदर नक्काशी थी, कला का बेजोड़ नमूना था। क्योंकि वो उसको सिर्फ हमें जो गांव की जो बदलाव आया, सिर्फ उसने हमें तकनीकी एक नाम देके उसका कह सकते हैं कि मशीनीकरण से उसका उपयोग किया, जबकि हाथ से बनाई हुई चीजों का उस समय कोई मुकाबला नहीं था। और पहनने की एक विशेष बात चले, जैसे ग्रामीण में आज भी कहावत है कि पहले लोग खादी कपड़े पहनते, खद्दर कहते थे। पहले लोगों को बड़ी चीज सोचती, मोटा पहनो, मोटा सोचो, मोटा खाओ, जो मिलेट्स की बात चलती है। अभी जब यूएनओ ने कहा कि अब मिलेट्स खाने में होना चाहिए, मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज। पहले लोग मोटा अनाज खाते थे, कहाँ से आया? भारतीय परिवेश से आया। मोटा पहनना, मोटा पहनने के मतलब कपड़ा होता था जो खाद्य खाता, शरीर को ठंडा रखता था पसीने के बाद, वो पहनना था। आज भी लोग खाद्य पसंद करते हैं। और मोटी सोच, मोटी सोच का मतलब था छोटी मोटी चीजों में ना उलझ के समाज के विकास की बात करें, देश के विकास की बात करें, राष्ट्रीयता की बात करें, वो सोच थी। आज कहीं ना कहीं में महसूस हो रही है, जो पुराने टाइम में हमारे जो ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण समुदाय में जो कस्टम था, जो कल्चरल था, वो बहुत अच्छा था, वो समृद्ध था, वो जरूरत संरक्षित करने की यही बदलाव है। ये चर्चा जारी रहेगी, अभी एक अल्प विराम हम लेते हैं। आधा घंटा पार हो गया। परिवार व्यवस्था ले आए और सोशल मोबिलिटी। हाँ हाँ, Welcome to IGNO. You're going to lead with a any other program is the multiple entry and exit. It provides flexible learning where a learner can learn at its own will and at its own pace. It offers multimodal approaches like we have MBA, the normal through the distance learning mode and through online mode. So it has a multimodal approach. It has face-to-face counseling. It offers web counseling also. It provides continuous evaluation to enhance the skills of the learners through assignments, and it provides the opportunity for the learners to appear for the exams twice a year through term end examination system. It gives interactive satellite-aided communication network through teleconferencing, and it also gives the radio counseling also. When we talk about School of Management Studies, it was the first school and it had the pioneer program of diploma in management. Till date, it has been offering around 14 programs in management and 13 programs in commerce disciplines. The school has international presence as well, as it provides the programs in specific Asian and African countries across the globe. Now talking about Master of Business Administration. What are the objectives? What are the learning objectives of this Master of Business Administration? What are the unique features of this Master of Business Administration, which IGNO is offering? First of all, it revitalizes and accelerates the pace of your professional development. And how can it do it? Through this program, which is one of its kind and built
It has been built through the insights and knowledge of faculty and experts. The content aids in new ways of thinking. It provides exciting new opportunities, new approaches of learning. It has contemporary courses ranging from business communications to human resource management, marketing management, financial management, operations management, all sorts of courses which are required in the present times for the industry, and as per the demands of the industry, all the courses have been included in this particular program. It is a uniquely designed program for both the fresh graduates as well as the working professionals, and it is offered pan-India and also in select countries internationally. Let us see the program at a glance. The program name is MBA, and the eligibility criteria for this program is bachelor's degree, minimum of 3 years duration with at least 50% marks and 45% marks in case of the reserved category. The duration of the program is minimum 2 years and maximum 4 years, and the program fee per semester is 15,500. The structure of the program. The total credits of the program, the total credits are 116 because there is one project course which is equivalent to 2 courses. So it comes out to be 29 courses. Otherwise, technically it is 20. स्कूलों, एक बार फिर हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे ग्रामीण सामाजिक संरचना, तो उसके बारे में प्रोफेसर महतो जी ने पूरा जाति व्यवस्था और उसके पूरे संरचनात्मक आधार बताए। बलकार सिंह जी ने भी पूरी एक एम्पिरिकल अप्रोच बताई, मतलब एक प्रयोगधर्मिता के आधार पे एक कैसे जो व्यवस्था है सामाजिक संरचना में, जाति व्यवस्था है, जजमानी व्यवस्था, वो कैसे ठहरती हैं, कैसे वहाँ हम ये कह सकते हैं एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कि इनके एक विस्तृत उपागम की बात कर सकते हैं, या एक हम ये कह सकते हैं कि इसके बारे में और अंदर जाके देखें कि कैसे ये जो व्यवस्थाएं हैं या सामाजिक संरचना में एग्जिस्ट करती हैं। जाति व्यवस्था के साथ साथ नातीदारी व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में इंटरडिपेंडेंसी वाली बात है, और परिवार व्यवस्था है। परिवार व्यवस्था में जैसे क्या क्या उपागम, क्या क्या बातें उसमें आगे आ सकती हैं। तो प्रोफेसर महतो जी, जो हमारी भारतीय परिवार व्यवस्था है, वो अपने आप में एक हम ये कह सकते हैं कि यूनिक व्यवस्था है, जिसको हम एक शब्द में कहते हैं कि संयुक्त परिवार व्यवस्था है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कई विद्वान कहते हैं कि जो एकल परिवार व्यवस्था, नाभिकीय परिवार व्यवस्था या न्यूक्लियर फैमिली की बात भी यहाँ पे करने लगे हैं, जो कि आज हम देखते हैं कि वो आभासी है। तो इसके बारे में हमारे जो लर्नर्स हैं उनको एक विस्तृत दृष्टि से थोड़ा सा बताइए प्रोफेसर महतो जी। एक अगर सोशल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो जैसे डॉक्टर बूटा ने बताया कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें पहलू जो आता है वो है कि फैमिली, और फैमिली की अवधारणा जब हम लोग करते हैं तो हमेशा हम लोग वेस्टर्न फिलोसोफर ने जैसा बता के गया कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, इस दो डिवाइडेशन में भाग हो जाते हैं, बंटवारे हो जाते हैं। बट लेकिन भारतीय सिस्टम में अगर देखेंगे तो शायद ही कोई फैमिली होगा जो न्यूक्लियर फैमिली होगा, एज पर द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसका ना अपने दूसरे जो जॉइंट फैमिली मेंबर्स है उससे उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो अपने आप में सोशली, इकोनॉमिकली
स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, तब उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं वो। बट भारत में ऐसा बहुत कम ही फैमिली होगा जो संपूर्ण रूप से न्यूक्लियर फैमिली हम कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ इंडियन फैमिलीज? दोज आर स्टेइंग विथ ए पेरेंट एंड 2 किड्स और 3 किड्स और 1 किड। तो क्या कह सकते हैं? तो इसके ऊपर बहुत सारे चर्चाएं हुई है और बहुत सारे डेफिनेशंस आए हैं। तो कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि न्यूक्लियर हाउस होल्ड। अब न्यूक्लियर हाउस होल्ड और न्यूक्लियर फैमिली, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियर हाउस होल्ड वो होता है कि एक पति पत्नी और उसके बच्चे के साथ रहता जरूर है, लेकिन उसका जो गांव का फैमिली है, उसके पेरेंट्स या उसके ब्रदर, इसके ऊपर उसका इंटरडिपेंडेंसी बना होता है। जैसे दिल्ली शहर में आके कोई बस गया है और यहाँ पे वो कहीं जॉब करता है या बिजनेस करता है और अपना परिवार चलाता है, लेकिन उसका किसानी का काम अभी भी गांव में बचा हुआ है। वो जब भी समय मिलता है उससे डिपेंडेंट होता है, या गांव जाता है तो वहां से कुछ अनाज की 1-2 सामान लेके आ जाता है, और शहरी माहौल में वो कोशिश करता है कि गांव के जीवन को कुछ हद तक तो जिया जाए। जहां शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाने की बात हो, उसको कुछ हद तक तो लाया जाए। तो दिस आर कॉल्ड न्यूक्लियर हाउस होल्ड। हम एक हाउस होल्ड तो बोल सकते हैं कि घर में अलग रहता है, लेकिन डिपेंडेंसी उसका पूरा पूरा बना हुआ है अपने जॉइंट फैमिली के तरह ही। जहां जॉइंट फैमिली में एवरी डे रूटीन होता था, खाना एक साथ बनता था, एक ही चूल्हे में बनता था। नाउ देयर इज अ डिफरेंट, 2 तरह का 2 चूल्हे में बन रहा है, 2 घर में रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग रसोई है, लेकिन डिपेंडेंसी बना हुआ है। तो ये एक पहलू है जो वेस्टर्न से कंप्लीटली अलग है, और जिसका कोई टर्म स्पेसिफिक तो नहीं कर सकते हैं कि विच इज कॉइंड ए यूनिक टर्म, बट एटलीस्ट वी कैन से दैट इट्स ए न्यूक्लियर हाउस होल्ड, न्यूक्लियर हाउस होल्ड। अब दूसरा बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं, जो अभी बलकार जी भी जैसे कह रहे थे, डॉक्टर बलकार वाज टेलिंग कि हाउ पीपल आर कनेक्टेड टू देयर रूट, एंड वंस इट इज कनेक्टेड टू द रूट, इट कैन नॉट से द न्यूक्लियर. It is a kind of joint kind of environment where the every decisions, if some people are purchasing their land, maybe who is earning in Delhi, they are sending the money, economic support. Those are staying in the rural area, who is doing the agriculture activity for the person who is staying in the urban area in a nuclear household level. So it's a completely interdependence. Each decisions has been taken jointly. Most of the decisions are taken jointly, and the marriage and other things are also taken jointly. So in that way, also I would like to highlight one more thing important, which was discussed in the last phase about the caste and Sanskritization and how it can move forward. So in the caste system also, if you could see, the Indian caste system is basically in the later on stage, which has been written by Rishi Manu in the various form. But it has been observed that Saga Manu's written, the Manu Smriti, which is available, it has been evidenced by various research and manuscript research that it has edited around 18 times. So the caste system, many people say that Manu has given this caste system, that Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, but when we are deep research putting into it, it has seen that 18 time correction of Manu Smriti has done. And who has done, when has done, there is no such evidence is available. So in that time we have to recall the process of Varna, where before the Jati system, the Indian tradition used to persist on the Varna system, where the people's caste or Jati used to decided by their activity. If someone, a son of a Brahman, involved in the security purpose or in the war with the king or the Raja ban gaya, in that circumstance he is become Rajput, Kshatriya. So similarly, a Shudra who studied a lot
and persist the educational benchmark which is required for Brahmin, he become a Brahman. So such situation in Varna Pratha was there. But the Manusmriti when came into existence with hands of current era and doing in research, the Varna Pratha has abolished in the day by day by the various activity. Maybe after that many people, those have corrected it in 18 times, they have done something on, converted this Varna Pratha to caste system and all. And how Sanskritization within the caste system has a option. In the caste system, we had an option that is called, it's a marriage of a person, suppose a higher class person can marry a lower class woman. And that is also possible ki, suppose a Brahman can marry a Kshatriya, can marry a Vaishya, can marry a Shudra. And that is a upward movement of the towards the enlightenment, and that is education. That's why the Brahmins are in top, because education, the Indian system has given the priority, the enlightenment through the education, and that is possible through the education process. And second, a woman from higher class also can get married to a lower class man, and there is also a upward movement. And it has been observed in Indian tradition system that both the system exist through the various processes. And so I would like to say that the inside of the Indian system, the Sanskritization process were involved throughout the Varna Pratha, through the caste system, and in present era also in the rural area, there are many such options. Then people say that before marriage they घोड़ा पे बैठ के शादी करने के लिए जाना. You could see now many people belongs to Shuddha or Vaishya, they also go घोड़ा में बैठ के शादी करने के लिए जाता है. तो it's a Sanskritization process where people aspire कि okay, that is the class of choice, so I can also go for such kind of things, and there should not be any restriction. If people have restricted, that is their individual some grudges, but in social structure never allow such kind of restriction to the other community to become a Sanskritized to the upper class. And that is the structure. That's why if you could see the Brahman get married to a Sudra, Brahman get married to a Vaishya, so these situations are available. In addition to that, we are talking about the rural structure, then we should not forget the important part of our country, that is Northeast. If we could see the matriarchal society of Jaintia community in Meghalaya and many other communities in the Northeast, the whole family is dominated or ruled, economic dominance by a female. Matrilineal society. It's a matrilineal society. And always the property goes to the, in few communities of Meghalaya, West Khasi community basically. Khasi community, if you could see, the property of heritage property goes to the youngest daughter, not through the son. So these situations are there. If you see the Janajatis of other states, before marriage, the husband, the would-be husband, has to stay within the family of the girl. Okay, and there if the whole family think that he is eligible to get married their daughter, and the girls herself decide that she can marry to the man, then only the marriage happens. Otherwise, बहुत ऐसा फैमिली लड़के रहे जिन्होंने 1 साल 6 महीना काम किया होने वाले ससुराल में, और उसके बाद उसको कहा गया कि ही इज नॉट एलिजिबल टू बिकम ए हस्बैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल. तो इस तरह का वुमेन एम्पावरमेंट सिचुएशन यू कुड सी इन आवर कंट्री एग्जिस्ट, एंड मेनी फोल्ड it has streamlined the development of women empowerment. The restriction which we could see in the middle class families or the higher elite class, the women restriction on women, such like as you could not go outside at the night, you cannot
choose your decision according to buy a land or relationship maintain or marriage. In Khasi community, if woman like a man or she decided that she want to marry him, the person has to marry. Like that situations, if the person has given any indication that he wants to get married, then he has to do. He cannot bypass it. It's a social structure and social pressure persist on it, that choice of the girl should persist. And like that situation, property, choice, decisions making in the market, business, everywhere that dominance has been seen. So it's a culture of India where we could see that various color of empowerment, women empowerment, caste empowerment, religious empowerment is persist. We need to nurture it for the further development and existence of India in a better form. जी, बहुत ही आपने उत्तर पूर्वी राज्यों का भी उदाहरण दिया, वहाँ की जनजाति में कैसे लैंगिक साम्य और एक कह सकते हैं कि विमेन डोमिनेंस करने वाली सोसाइटी, और वहाँ कैसे महिला अपने परिस्थिति को स्थापित करती है, उसके बारे में आपने बताया। हाँ, इसमें एक और ग्रामीण सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण पहलू है जेंडर। जब हम बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जेंडर भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण सामाजिक संरचना में जो जेंडर है, महिला पुरुष का, या मतलब एक तरीके से जो परिस्थिति की बात हम करें, स्टेटस की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कैसे है। तो भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में आप देखते हैं ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि पितृसत्तात्मक है, पितृ वंशीय सामाजिक संरचना है, लेकिन प्रोफेसर महतो जी ने बताया कि भारत में आज भी, चाहे दक्षिणी भारतीय राज्यों में, चाहे वो उत्तर पूर्वी राज्यों में, कई जगह आप मातृवंशीय और मातृपक्षीय परिवार और मातृपक्षीय व्यवस्था भी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि महिला और पुरुष के अलग अलग प्रकार हैं, विमेन और मेन के अलग अलग फंक्शंस हैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनके अलग अलग काम हैं और उनमें साम्य है। जिसे आज हम कह देते हैं कि महिला का शोषण हुआ है, महिला को कहीं न कहीं जो कुछ मेन स्ट्रीम के कार्य उनमें नहीं रखा गया, ग्रामीण, विशेषकर ग्रामीण सामाजिक संरचना में। लेकिन जब आप देखोगे गाँव में जाके, तो कई बार आप देखो, कई परिस्थितियों में आपको लगेगा कि वहाँ पे साम्य है। तो ये सब व्यवस्था भी हम देख सकते हैं। डॉक्टर बलकार सिंह जी, जो ग्रामीण महिला है, उनकी जो स्टेटस है, उनकी परिस्थिति है, वो कैसी आप देखते हैं भारतीय दृष्टि? बूटा जी, प्रोफेसर अरविंदो महतो ने नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण दिया था कि जो वहाँ की जो महिलाएं हैं उसके नाम पर संपत्ति है, निर्णय लेने की अक्षमता है, अधिकार है, काफी कुछ उन्होंने विस्तार से बताया। परंतु यदि उत्तर भारत की तरफ देखें तो कई बार कहते हैं कि लोग कि पिता के नाम से सब चलता है। आप याद करिए, जब बच्चा अपने नाने के घर जाता है तो उसकी माँ के नाम से पुकारते हैं। जैसे किसी का नाम कमला है, किसी माता का नाम, अपने नाना के घर जाता है तो उसके पिता का नाम नहीं कहते, उसे कमला का लड़का लड़की के नाम से पुकारते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों का बराबर इस तरह से समाज ने अधिकार दिया है, चाहे नामकरण से हो, चाहे संपत्ति के आधार पर हो। ठीक है कि कुछ अलग अलग जातियों में क्षेत्रों के आधार पर जहाँ आदमी निवास करेगा, यदि पिता घर करता है तो पिता का नाम चलता है, यदि माता के पियर में कह सकते हैं जहाँ माता का जन्म स्थान वहां करता तो आमतौर पर लंबी पीढ़ी तक माता का नाम चलता है, उसके पूर्वज है, इस तरह की बात आती है। यदि अधिकार की बात करें महिलाओं की, मैं कहता हूं कि ऐसा कोई भी भारत की ग्रामीण समुदाय की बात करें, ऐसा कोई परिवार नहीं है जब महिलाओं की बात ना सुनता हो या ना मानता हो। आज भी जो ज्यादातर लोग जो गांव में रहते, खेती करते हैं, पशु पालते हैं, पशु पालते तो महिला तय करती है कि पशु किस प्रकार के है, खेती में क्या बोया जा सकता है या फसल कटाई क्या, तो क्योंकि माँ के साथ बच्चे होते हैं और माँ के साथ बच्चों का जब जुड़ा होता है। जब कोई भी व्यक्ति घर आता है या किसान आता है तो सलाह पूरे परिवार से लेता है, तो आखिर में सलाह आमतौर पर महिला की मान जाती है। हाउस होल्ड डिसीजंस या गृहस्थ की जो निर्णय है उनमें महिला की बड़ी भूमिका। बिल्कुल, ये सच्ची बात है। आज भी देख लीजिए, यदि कपड़ा आजकल मुझे नहीं लगता कि शादी के समय सारा कपड़ा ही परिवार खरीदता हो, महिलाएं जाती है आज भी खरीदने के लिए। शादी की अधिकतर तैयारियां महिलाएं करती, ठीक है पुरुष बाहर का काम जरूर करते हैं, कुछ जिम्मेदारी महिला नहीं जा सकती और पुरुष जाते हैं,
परंतु यदि निर्णय लेने की आज बात देखी जाए और यदि काम की निर्णय लेने की बात अधिकतर महिलाएं करती है, और काम की बात भी देखी जाए, खेती का जो ज्यादा काम होता है उसमें महिलाएं ज्यादा काम करती। पशुपालन का 90% काम महिलाएं करती है। खेत में कटाई का काम और चुनाई का काम, जो कपास चुनाई करते हैं, धान की कटाई करते हैं, उसे 90% काम महिलाएं करती हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम घर है। का बैंक भी हम कह सकते हैं, ग्रामीण भारत में सामाजिक संरचना महिला को कह सकते हैं। हाउस होल्ड बैंक, घर का बैंक, घर में जो पैसे रखने का काम भी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं महिलाओं के पास। बिल्कुल, आपने बहुत सी बात बताई। सरल, तो जब कहीं लिखा नोटबंदी नहीं हुई गया, थी, लेकिन ये नोटबंदी हुई थी तो उसमें तो कुछ किस्से चले थे कि सोशल मीडिया के ऊपर कि महिला ने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि जहर खाने के पैसे नहीं है, जब देखा गया तो उसके पास काफी निकले। क्योंकि महिला एक ये सोचती है कि बुरा वक्त में कैसे जिया जा सकता है, और यदि किसी कारण से गरीबी या किसी कारण से व्यक्ति का काम ना चले, खेती ना हो, प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो महिला पूरे परिवार की सोचती है। बल्कि ये देखा जाए, दोनों पुरुष महिलाओं की बात करें, पुरुष एक समय पर पैसे कमाने की सोचता है, महिला पूरे परिवार की सोचती है। वो रसोई की सोचती है, वो कपड़े पहनने की सोचती है, वो पशु क्या खिलाना उसकी सोचती है, पड़ोस में किसको क्या देना सोचती है, और त्योहार पे क्या बनाना है। पुरुष को नहीं पता होता घर में घी है, दूध है, सब्जी है, पैसे लाने हैं। महिला को पता होता कि त्योहार आएगा, इस समय क्या लाना, बच्चों को क्या खिलाना है। एक तरह से कहते पारिवारिक ढांचा है वो पूरा महिला पर निर्भर है, सही मायने में देखा जाए। मेरा इसमें यही कहना था विशेष इसी एंगल में कि एक्चुअली हम जब वुमेन सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट भी बात करते हैं, तो अर्बन और रूरल की जब कंपैरिजन करते हैं जी, तो मेरा कहने का मतलब इसमें है कि गांव के महिलाएं कंपैरेटिवली अर्बन एरिया मोर एम्पावर्ड है। बिल्कुल ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डिसीजन टेकिंग, जी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, इन टर्म्स ऑफ सोशल मिंगलिंग, किस रिश्ते नाते के घर जाना है वो डिसाइड करती है। पर अर्बन एरिया में ये डिसीजन उसके हाथ में बहुत कम होता है। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही था कि अर्बन और रूरल को जब डिसाइड करते हैं, और जब रूरल में और एक्सट्रीम में जाते हैं, जैसे थोड़ा नॉर्थ ईस्ट और जाएंगे, तो और एम्पावरमेंट की पैमाने थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी का एंगल में हम मैट्रियार्कल सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के साथ साथ जो आज वेस्टर्न फिलोसोफर्स कहते हैं कि भारत में महिला का एम्पावरमेंट नहीं है, एक्चुअली वो वेस्टर्नाइज हो चुके हुए अर्बनाइज सोसाइटी को देख के बोलते हैं। बिल्कुल। जबकि भारतीय समाज को अगर देखा जाए तो उसमें वुमेन आर मोर एम्पावर्ड, आउटसाइडर व्यू है, वुमेन एम्पावर्ड है पूरी तरह से। आउटसाइडर व्यू है क्योंकि हाँ, आउटसाइडर व्यू नहीं, इन द सेंस कि जो वेस्टर्नाइज हो गए, जी, अगर उसको आप देखेंगे तो वहां तो रेस्ट्रिक्शंस आ गए, वहां तो हस्बैंड के डिसीजंस चलने लगे, रात में नहीं निकलने के डिसीजंस चलने लगे, उसमें टीवी पे ऊपर डोमिनेंसी आने लगा, फ्लैट खरीदने के ऊपर डोमिनेंसी आने लगा, देयर आर डिसीजन डोमिनेंसी आने लगा। लेकिन रूरल एरिया में जैसा बलकार जी बता रहे थे, डॉक्टर बलकार एज मेंशन, कि ये सामंजस्य जो है एक वो बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ रही है, बहुत ज्यादा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आप दोनों ने बताया बहुत ही विशेष बात, उसमें खास बात एक और आती है कि जो आज हम देखते हैं पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित परिवार है या समाज है, उनमें देखते हैं कि व्यक्तिवाद है, लेकिन जो ग्रामीण समाज है वहां पे सामाजिक दृष्टि को या पूरे समाज को साथ लेके या समुदाय की भावना के साथ चलता है। तो उसमें क्या है कि प्रकार की विशेष से जुड़ी हुई बात है कि हर व्यक्ति का अपना एक फंक्शन है। ग्रामीण महिला का जो फंक्शन है वो उसको पूरा करेगी, उसके आधार पर डोमिनेंस की बात नहीं है। मतलब हम वहाँ पे कह सकते हैं किसी के ऊपर डोमिनेंस नहीं करना, बल्कि आपस में सामने बिठाते हुए अपनी गृहस्थी को, अपने जीवन को चलाना है। और व्यवहार में भी ऐसा है। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्तिवाद जब हावी होता है तो वहाँ पे क्या डोमिनेंस की स्थिति आती है या एक दूसरे पे आधिपत्य स्थापित करने की आती है। लेकिन जब पूरे समाज को सामुदायिक भावना के साथ चलाना होता है और एक तरीके से सबके परमार्थ की भावना के साथ चलाना है, तब वहाँ पे क्या है, किसका क्या काम है, किसका, हम ये कह सकते हैं कि कार्य विभाजन के आधार पर इसको हम कह सकते हैं कि जब हम रिसोर्सेस का जी शोषण करते हैं जी और रिसोर्सेस का अपने उपयोग में व्यवहार करना, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इसको रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कहेंगे। हमें जरूरत है तो उस रिसोर्स का हम यूज करना, ठीक है। लेकिन जरूरत ना होते हुए भी क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हम एसी चला के रख सकते हैं और उसकी जो रिसोर्सेस का जो
प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट इज द बेसिकली द वेस्टर्नाइजेशन फिलोसॉफी चलता है, जिसमें हम अगर इंडियन फिलोसॉफी देखेंगे तो उसमें हमने रिसोर्सेस को हमेशा संजोगना और उसको संभाल के रखना ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उस रिसोर्सेस का यूज हो सके, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति नहीं है, उपभोग की प्रवृत्ति नहीं है ना हमारी। हमारी तो सिर्फ जितनी आवश्यकता है उतना ही, जितना आवश्यकता है हमें उतना ही यूज, भोग नहीं करना है। लेकिन अगर वेस्टर्न फिलोसॉफी देखेंगे तो वो भोग की प्रवृत्ति उसमें जागरूक होती है, और जो भारत में रह के वेस्टर्नाइजेशन प्रवृत्ति की ओर बढ़ गए, वहां से रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन जब शुरू होते हैं तो कौन व्यक्ति ज्यादा रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो व्यक्ति सत्ता के ऊपर मूवमेंट होता है, एंड दैट कम्स कि व्यक्ति सत्ता हावी हो जाती है सामाजिक सत्ता से, और सामाजिक सत्ता से जब व्यक्ति सत्ता हावी होती है तो रिसोर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर नहीं जाते हैं, रिसोर्सेस का जो है एनवायरनमेंट का शोषण होने लगता है, जिसका हम आज के दिन में जिसको कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, इसके कारण डिग्रेडेशन आ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। मान लीजिए अगर देखा जाए कि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में गंगा को अगर हम अपना गंगा रिवर को अगर हम देवी मानते हैं तो वहां पे ऐसा कोई गंदा चीज नहीं फेंकना है जिससे उसका गंदगी बढ़े। लेकिन जब हम रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे तो उसमें कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी जो अपना कूड़ा कचड़ा है सारे डाल दिया जाए तो वो गंदा होता है और धीरे धीरे वाटर पॉल्यूशन होता है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन की ओर ले जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर बूटा एज वाज टेलिंग कि व्यक्तिवाद के ऊपर हम बढ़ रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू। जी, जब रिसोर्सेज का हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो व्यक्तिवाद में चले जाएंगे और सामाजिक ताना बाना जो है वो बिखरता हुआ नजर आता है। जी जी। तो जैसा कि आज की हम चर्चा में हमने जो ग्रामीण सामाजिक संरचना के विभिन्न पहलुओं को छुआ, उनके बारे में बात की। ग्रामीण सामाजिक संरचना में जिसमें जाति, परिवार, जजमानी प्रथा और जेंडर स्ट्रक्चर या लैंगिक जो संरचना है, और उन सब के आधार पे हमने एक निष्कर्ष निकाला कि भारतीय जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है उसमें शोषण दोहन की प्रवृत्ति नहीं है, उसमें क्या है एक साम्य की प्रवृत्ति है, उसमें क्या है उपभोग की प्रवृत्ति नहीं है, उसमें क्या है कोऑपरेशन कोएग्जिस्टेंस की भावना है, सहसहयोग सहअस्तित्व की भावना है, परमार्थ की भावना है, और साथ साथ जैसे परिवार की बात प्रोफेसर महतो जी और बलकार जी दोनों ने बताया कि परिवार में क्या परस्पर आत्मनिर्भरता है, इंटरडिपेंडेंसी है। भारत का जो परिवार है वो विशुद्ध रूप से एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, बल्कि उसमें जॉइंटनेस है और उसकी मौलिक प्रवृत्ति आज भी देखने को मिलती है। जो भारतीय परिवार व्यवस्था है वो एक व्यक्तिवाद पे आधारित नहीं है, बल्कि एक हम ये कह सकते हैं कि परमार्थवाद पे आधारित है, या हम ये कह सकते हैं कि एक समूह में रहने की प्रबल इच्छा पे आधारित है, सामुदायिकता की भावना को भी बढ़ाती है। और उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना है उसमें अगर बाहरी दृष्टि से अगर उसको देखेंगे तो उसमें हमें बहुत से दुष्कार्य दिखेंगे, लेकिन जब हम उसे इंटरनल दृष्टि से देखते हैं तो उसमें बहुत से सकारात्मक पहलू देखते हैं। एक सोशल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जी, सामाजिक एकत्रीकरण की बात, हाँ। सामाजिक समरसता की बात भी देखने को मिलती है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, ये निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद। नमस्ते।